हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में साइंस में जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे, उसके बाद और भी कुछ प्रीवियस ईयर के 2022 का, 2019, 2018 के प्रश्न पत्रों पर हम लोग बात करेंगे और उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही जो आपके 4 चैप्टर हैं यहाँ पर साइंस में केमिस्ट्री के, उन पर हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा तो सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। जीआईसी फरसाड़ी और रामनगर, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो ठीक है, वेरी गुड। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ पर समझाए जाएंगे, वो आपको ध्यान से देखने हैं। ओके, बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो विज्ञान सैद्धांतिक यानी साइंस का हम थ्योरी वाले पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2023 का ये प्रश्न पत्र है। निर्देश जो भी होंगे, डायरेक्शंस आपको पता ही है, इतने सालों से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करते आए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसी पोर्शन को आपको ढंग से रीड करना है। यानी कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स में, कितने लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सब इसी में लिखा गया है। ठीक है, उसी को आपने ध्यान से पढ़ना है। देन आपने अपनी आंसर शीट में, जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका है, उसमें आपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। हम सीधे बात करते हैं टॉपिक्स पर, जो कि मार्क्स गेनिंग है। टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है, फिर उससे चाहे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाएगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसका आप लोग आंसर लिख लेंगे जब आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है तो। ओके, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। A solution turns blue litmus red, its pH value is likely to be। एक विलियन है, वो लिटमस पेपर क्या है आपका? इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं आपके? जो आपको सूचित करते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन आपका कौन से नेचर का होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिटमस पेपर एज अ नेचुरल इंडिकेटर आप यूज करते हैं, यानी प्राकृतिक सूचक की भांति उपयोग में लाते हैं। चलिए, कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? मुझे हैंड रेज करिए जल्दी से, माइक ले लें जल्दी से जिसको आंसर करना है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा? मैम मेघा। मेघा। मेघा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? मैम सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जहां पर क्या लिखा गया है सेकंड ऑप्शन में? 4। 4 लिखा गया। ठीक है, यानी नीले लिटमस को कोई लाल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका पीएच 4 होगा। चलिए, किसी और को माइक दे, मुझे बताइए पीएच 4 कैसे विलियनों का होता है? वेरी गुड मेघा, सिट डाउन बच्चे। कोई और आंसर करेगा? छोई रामनगर बच्चे। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा? भावना मेहरा। भावना, क्या मैम आंसर है इसका आपका? आंसर मैम इसका आंसर 4 होगा। 4 होगा। ओके, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मैम ठीक है, सिट डाउन बच्चे। देखो, बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा वो करने की, परेशान होने वाली जरूरत नहीं। 7th क्लास का टॉपिक है आपका लिटमस। ठीक है ना, पीएच हमने 10th में पढ़ा है और लिटमस को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जहां पर आपने लिटमस को बोला कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका जो मॉफ पर्पल कलर आपका इसका नेचुरल कलर होता है। उसके बाद आपने अपनी लेबोरेटरीज में सिर्फ 2 कलर पे डिस्कशन किया था, एक ब्लू पे और एक रेड पे, कि हमने लाल लिटमस देखा या ब्लू लिटमस देखा। तो उसी में आप लोगों ने बोला था कि नीले लिटमस को जो लाल कर देते हैं, वो जनरली हमारे एसिडिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, यानी अम्लीय प्रकृति जो रखते हैं। अम्लीय प्रकृति वाले सोल्यूशन क्या होंगे यहाँ पर आपके?
नीले लिटमस के साथ रंग परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल को ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं है आपका, 1 से 14 तक का एक स्केल है और 1 से 14 का स्केल जो आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में 7 आपका आ रहा है, 7 आपको बता रहा है कि न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, यानी कि उदासीन विलयन होगा आपका। और अगर 7 से ऊपर आपकी पीएच का मान जा रहा है, ठीक है ना, 7 से ऊपर पीएच का मान जा रहा है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन आपका बेसिक नेचर का होगा, एल्कलाइन भी आप जिसे कहते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? अगर 7 से अधिक है पीएच मान तो क्या हो गया, क्षारीय हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर 7 से कम पीएच का मान आएगा, 7 से कम है, दैट मीन्स वो कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति का होगा। जितना ज्यादा कम मान, ध्यान से सुनेंगे, जितना ज्यादा कम मान पीएच का होगा उतना ही अधिक वो अम्लीय होगा। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? सपोज आपके पास एक कोई सब्सटेंस है जिसका 3 आ रहा है पीएच मान और एक का 6 आ रहा है दोनों अम्लीय, क्योंकि 7 से कम दोनों का पीएच है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जिसका पीएच मान कम है, 3 है जिसका, वो प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका। वहीं जब आप क्षारीय पदार्थों की बात करेंगे तो जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना प्रबल क्षारीय होगा। यहाँ पे बताया गया ना, वेरी एल्कलाइन मींस प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय कौन से हैं? जो 12, 13, 14 यानी जिनका पीएच मान अधिक है। और वेरी एसिडिक, बहुत ज्यादा अम्लीय कौन से हैं? जिनका 1, 2, 3 आपका एसिडिक, वो जो पीएच वैल्यू आप देख रहे हैं वो जिनका कम है। समझ गए? तो यानी जिसका जितना अधिक पीएच मान है वो उतना अधिक क्षारीय है, जिसका पीएच मान जितना कम है वो उतना अधिक अम्लीय है। और अम्लीय वो है जिनका 7 से कम पीएच मान है, और क्षारीय वो है जिनका 7 से अधिक आपका पीएच मान आ रहा है। और वहीं पर जो आपके न्यूट्रल है, उदासीन है, वो रेड को रेड ही रहने देंगे, ब्लू को ब्लू ही रहने देंगे। यानी कि आपका लाल में, किसी लाल लिटमस पेपर में अगर आप उदासीन विलयन को डालते हैं तो वो अपना रंग परिवर्तित नहीं करेगा लिटमस पेपर। वहीं अगर ब्लू में डालते हैं तो ब्लू भी ब्लू ही रहेगा, अपना कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी एसिड के साथ देखते हैं, कोई अम्ल, नींबू है आपके पास, नींबू क्या है? नींबू में एसिड है ना, सिट्रिक एसिड की बात करते हो आप लोग, तो नींबू को अगर आप लिटमस पेपर के संपर्क में डालेंगे, दोनों लिटमस पेपर में, लाल में भी और नीले में भी नींबू का रस डालिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? लाल लिटमस पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, ये लाल लाल ही रहा। या अपने सॉल्यूशन में डुबोए, फिर आपने दोनों बाहर निकाले तो लाल लाल ही रहता है। लेकिन जो आपका नीला लिटमस पेपर था वो जहां तक आपने सॉल्यूशन में डिप किया वो उतना लाल में बदल गया। ठीक है ना, तो यानी ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, नीला आपका कैसा हो गया? लाल हो गया है। और वहीं पर जब आप क्षार की बात करते हैं तो देखो, पढ़ना सिर्फ आपको एक लाइन है क्या, कि अम्ल नीले लिटमस को क्षार आपका लाल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहा मैंने? अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक उसका विपरीत क्या हो जाएगा कि वहां पर अम्ल लाल को किसी भी रंग में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, यानी लाल लाल ही रहेगा। और ठीक इसके विपरीत क्षार में हो जाएगा कि यहाँ पर क्षार आपका लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं, लेकिन नीले के साथ कोई प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। क्लियर है? बोलो। इससे रिलेटेड अगर आप हर एक क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो, सभी हैंड रेज करिए। आ गया सभी को समझ में? पीएच वैल्यू कुछ भी नहीं है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। ठीक है, 7 से कम जिनका पीएच मान होगा, ये सारे आपके जिनका 7 से कम पीएच मान है, यहां तक ये क्या करेंगे, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देंगे। और जो 7 से ऊपर आपका ये आया है, जिनका पीएच मान 8 से लेकर 14 तक है, या 7 से अधिक जिनका भी है, वो क्या करेंगे? वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देंगे। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है? ये एक मार्क का आपका क्वेश्चन था, जहां पर आपको सिर्फ आंसर बताना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आप सभी ने बताया, 4। यानी कि 4 का मतलब क्या है कि ये एसिड होगा कोई। ठीक है, अम्ल होगा। और हम जानते हैं अम्ल ही नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर? बोलो, हैंड रेस करो। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। जीआईसी अल्मोड़ा, माइक ले लो। क्या नाम है आपका? मैम
सेकंड वाला भावना मेहरा। भावना, भावना सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, किसी और को आंसर करना है? वेरी गुड भावना, सिट डाउन। किसी और का कोई आंसर है? एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखो, मैंने आपको ध्यान होगा इथेनोइक अम्ल के बारे में आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे, आपने अगर ध्यान दिया होगा क्लास में, जब मैंने आपको IUPAC नामकरण सिखाया था, वहां पर मैंने बोला था कि कोई नाम अगर आपको दिया जाता है IUPAC नाम, तो उससे आप फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इथेनोइक अम्ल लिखा गया है, इथेनोइक एसिड लिखा गया है, ठीक है। इथेनोइक अम्ल है आपका, इससे आपको इसका फॉर्मूला देखना है। तो कैसे करोगे? इथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन होंगे, ठीक है ना। तो 2 कार्बन आपके कहाँ कहाँ है? इसमें भी 2 कार्बन है और इसमें भी आपके 2 कार्बन है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो आपका पहले ही आउट हो जाता है, यानी ये 2 तो करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद एन आपको क्या बता रहा है कि दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों में ही जुड़े हुए हैं। ओइक एसिड आपको ग्रुप बता रहा है COOH, तो COOH किसमें? इसमें। तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इथेनोइक अम्ल क्या होता है आपका? CH3COOH, ठीक है। ये होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर आप लोग रासायनिक सूत्र, क्योंकि आपका आता ही आता है अलग अलग चीजों का, तो साधारण नमक बताइए, कौन बताएगा साधारण नमक का? खाने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, हैंड रेज करिए जल्दी से। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए जल्दी से हैंड रेज करिए, इनमें से बताइए किसी ना किसी का एक। विरंजक चूर्ण, GIC काला ढूंगी। माइक ले लीजिए जल्दी से। मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मैम साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? GIC काला ढूंगी। क्या नाम है आपका बेटा? मैम खाने का सोडे का फॉर्मूला होता है NaCO3। मैं आपको आपका नाम पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? मैम कोमल मिश्रा। कोमल, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे 2 NaCl लिखे हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, कौन सा वाला करेक्ट है बच्चे? मैम पहले वाला। पहले वाला करेक्ट है, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे, किसी और को माइक दे दो। चलो कोई और मुझे बताइए, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? NaHCO। मैम नाम क्या है? अंजलि, ठीक है। अंजलि। NaHCO3 आपका खाने का सोडा हो गया, ठीक है, वेरी गुड। कॉस्टिक सोडा बताएगा कोई? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? ये सारे आपको करा रखे हैं, जब भी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो चैप्टर में हमने सारे सॉल्ट्स के बारे में वहां पर पढ़ा था, सारे जितने कंपाउंड हैं आपके, इनके हमने वहां पर केमिकल नेम भी देखे थे। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है आपका, खाने का सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए जल्दी। चलिए, NaOH होता है ना आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करा रहे थे HCl से, तभी आपका NaCl बन रहा था। उसी को आपका क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। ओके। जिप्सम, जिप्सम का बताइए। जिप्सम के बारे में तो बहुत सारी रिएक्शन देखी है आपने, कौन बताएगा? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4, आपके बुक में है ये सब, 0.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जहां पर यहाँ पर 0.2H2O लिखा है ना आपने, 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं वाटर के, वहां पर आप क्या कर देते हो? हाफ मॉलिक्यूल कर देते हो वाटर का, तो वो क्या हो जाता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4
H2, ठीक है ना, आधा मॉलिक्यूल वाटर का, तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इतना अंतर है दोनों में। और आपको पता है जिप्सम से आप लोग वो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकाल देंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वो ही वाटर का मॉलिक्यूल आप ऐड कर देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन भी पूछी जाती है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप जिप्सम कैसे बनाएंगे। विरंजक चूर्ण का बताइए, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी जिसको आप लोग कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल फॉर्मूला बताइए मुझे जल्दी से। यस, जैसी कोटी कॉलोनी, माइक ऑन करिए। मैम यस मैम CaOCl2। CaOCl2, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मैम आरती बगटवाल। आरती, वेरी गुड आरती, सिट डाउन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए चलिए, ऐसे ही आपके बुक में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक हैं, उन सभी रासायनिक यौगिकों के आप रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नॉलेज गेन करना, ठीक है ना। आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन से केमिकल की बात कर रहे हैं, इस केमिकल की कौन सी रिएक्शन है, कैसे ये बनाया जा रहा है और किससे अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, ठीक है। सारा हम अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर में बात कर रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं जो 2023 में आपके पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बताइए मुझे कौन सा होगा। फर्स्ट है आपका Na2O, सेकंड है MgO, थर्ड है Al2O3 एंड फोर्थ वन इज SO2। इनमें से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है आपका? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था। किन किन के उभयधर्मी ऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा था। कौन आंसर करेगा? GIC, ओखला, खाल और काला डूंगी। मैम ऑप्शन तीसरा Al2O3। वेरी गुड, क्या नाम है? जी सुजल रावत। सुजल, वेरी गुड सुजल। सर सिट डाउन बच्चे। Al2O3 जो आपका है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। आप मुझे बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है, कौन बताएगा? सुजल के अलावा कोई और आंसर करे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है? अभी तो प्रश्न सिर्फ ये पूछा गया है ना कि इनमें से आपको बताना है। अगर वहां 2 नंबर में पूछ लिया कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है और उसका एग्जाम्पल भी बताइए, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, एक ना एक सही हो ही जाएगा। चलिए वेरी गुड। काला ढूंगी। मैम इसका आंसर Al2O3 है। वेरी गुड। उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है मुझे बताएंगे आप? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? चलिए ठीक है, सिट डाउन। ऑक्साइड्स के बारे में हम लोगों ने कहाँ पर बात की थी बच्चों? ऑक्साइड के बारे में मैम बात जो धातु और अधातु दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ओके ठीक है, चलिए सिट डाउन। तो हमने ऑक्साइड्स की बात की यहाँ पर, ठीक है ना। हम धातु की ही ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। धातु जनरली आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बना रहे थे, जहां पर आपने कहा था धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। ध्यान से सुनेंगे, धातु की जो ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। लेकिन कई सारी धातुएं आपको यहाँ पर ऐसी दिखती हैं जो कि जिनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, तो उन्हीं को आप क्या कह रहे थे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कह रहे थे। क्या कहा मैंने? धातुओं के जो ऑक्साइड बन रहे हैं जनरली वो क्षारीय प्रकृति के बन रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, तो उन्हीं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, सो उभयधर्मी ऑक्साइड, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है? धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाया है, उसको धात्विक ऑक्साइड कहा जा रहा है। ओके, यानी धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई है। अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं, अर्थात यह अम्ल और क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी या लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक,
एल्यूमिनियम, कांच हो गया, टिन के ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। एग्जाम्पल है Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड का। ओके, चलिए समझ आ गया सभी को उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? ये हमने पढ़ा है, देखो धातु और अधातु के चैप्टर में पढ़ा है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और धातु का ऑक्साइड बनेगा, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। समझ रहे हो? क्षारीय प्रकृति वही जिनका पीएच मान 7 से ऊपर आ रहा था, वही जो लाल लिटमस को नीला कर रहे थे और नीले लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं दे रहे थे, उन्हीं को क्षार कह रहे थे। लेकिन उन धातुओं में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाएंगे, उन्हीं को आपका क्या कहा जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाएगा। ओके, बस इतना इसका आंसर। तो यहाँ पर Al2O3 जो सुजल ने बताया और कोमल ने बताया वो आपका ऑप्शन सही है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती। बताइए, धातुओं के बारे में आपने सबसे पहला गुण कहा था कि धातुएं आपको सामान्य तौर पर ठोस अवस्था में देखने को मिलती है, फिर उसमें एक्सेप्शन पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी जब सारी धातुएं ठोस हैं, ठोस अवस्था में दिख रही हैं, चाहे आप लोहे की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, आप तांबे की बात करते हैं, तो सारी आपको ठोस अवस्था में दिख रही हैं। तो वहां पर एक ऐसी धातु थी जो कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर आपको द्रव अवस्था में देखने को मिल रही थी। तो वो धातु कौन सी है उसके बारे में बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? मैम मरकरी। मरकरी होता है। सिंबल क्या होता है मरकरी का? Hg। Hg। क्या नाम है बेटा आपका? निशा रावत। निशा, वेरी गुड निशा, सिट डाउन बच्चे। तो सारी धातुएं जहां पर ठोस अवस्था में देखने को मिल रही थी, वहीं पर आप कुछ ऐसी धातुओं की बात करते हैं कि वो सॉफ्ट होती हैं लेकिन फिर भी ठोस अवस्था में है, और एक ऐसी धातु की बात करते हैं जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में देखने को मिलती है, वो होती है मरकरी, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग पारा भी कहते हैं, और उसका सिंबल होता है कैपिटल H और स्मॉल g। ठीक है ना? ये आपकी वो धातु। ओके, और अगर अधातु के बारे में पूछा जाता है तो अधातु आपकी क्या हो जाती है? ब्रोमीन हो जाती है। ओके, तो धातुओं के बहुत सारे एक्सेप्शन आपने देखा था, जहां आपने बोला सभी धातुएं बहुत कठोर होती हैं, सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, उनमें से कुछ सॉफ्ट मेटल की बात की आपने, सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं हैं जो कोमल धातुओं की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है ना? तो ये सारे आपने वहां पर एक्सेप्शन में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। देन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया हो रही है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो बैलेंस करने के लिए आपके पास आता है H2 plus Cl2 gives HCl, तो इसको बैलेंस कर लेंगे 2 लगा करके, तो ट्वाइस HCl हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इस अभिक्रिया के लिए। इस अभिक्रिया के लिए ये संतुलित समीकरण है। मैंने बताया था अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जब आप उसको शब्दों के रूप में अभिक्रिया को लिखेंगे तो वो शब्द समीकरण कहलाया जाएगा। जैसे ये है, ये आपका शब्द समीकरण है, और उन्हीं शब्दों के लिए जब आप केमिकल फॉर्मूले यानी कि उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा आप उस अभिक्रिया का निरूपण करेंगे तो उसको समीकरण कहा जाएगा। ठीक है ना? जो कि नीचे लिखी गई है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं मैं दे रही हूं आपको, इनको आपने बैलेंस करना है होमवर्क में, क्योंकि बैलेंसिंग का भी आपका क्वेश्चन बनता है वहां पर। ओके, तो ये आपकी कुछ समीकरण हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, इनको आपने बैलेंस करना है। जल्दी से नोट करेंगे। पहले में सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से हो रही है और आपका NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अभिक्रिया के बाद आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर AlCl3 और H2 बनता है। आयन की अभिक्रिया हो रही है वाटर के साथ, आयन का ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। जिंक की अभिक्रिया हो रही है HCl के साथ, जिंक का क्लोराइड जिंक क्लोराइड बन रहा है और H2 बन रही है। तो इन सभी को आपने क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है ना? जितनी ज्यादा आप इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण भी जिसको कहा जाता है।
हाइड्रोजनीकरण आपकी बेसिकली एक ऐसी अभिक्रिया थी जहां पे आप असंतृप्तता में कमी होते हुए देखते हैं। असंतृप्त कौन थे? असंतृप्त वो थे जिनमें आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कार्बन एवं उसके यौगिकों वाले अध्याय में हमने इस पर चर्चा की थी कि संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं। तो असंतृप्तता में कमी का आना या असंतृप्त से संतृप्त का बनना, यानी कि क्या हो रहा होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है। बॉन्ड कब टूटेगा? अगर ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस कि वहां पर एक बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड तब टूटा है जब हाइड्रोजन दो जुड़े होंगे कहीं पर, समझ रहे हैं? अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हुआ है, दैट मींस एक बॉन्ड टूटा है और फिर से वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। तो जहां पर भी आपके यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है उसी को क्या कहा गया? हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन कहा गया है। तो हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय केवल असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। यानी असंतृप्त में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं और संतृप्त बन रहा है, यही आपका क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। इसका उदाहरण यहाँ पे है, जैसे एथिलीन से आप इथेन या कि इथीन से आप एथेन को प्राप्त करते हैं। तो इथीन का मतलब क्या है आपका? देखो ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया आपका? इथीन हो गया। इससे हमने इथेन को प्राप्त करना है। इथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विसहसंयोजी आबंध आ रहा है, उसी को इथीन कहा जा रहा है। ठीक है ना? इससे हमने इथेन बनाना है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लाना है। कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया है सिंगल बॉन्ड, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो यानी कार्बन में आपका 3 बंध और बनेंगे, दोनों कार्बन में 3 तो यानी 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, यहाँ 2 ये 2 तो पहले से थे, लेकिन 2 और हाइड्रोजन आए हैं इनमें जुड़ने के लिए। दोनों में एक एक हाइड्रोजन आया है, ये और ये। तो इस प्रकार से हुआ क्या? इस इथीन में आपने 2 हाइड्रोजन ऐड किए, तब आपका इथेन बना। इसी को क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोजनीकरण कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है साथ में? कि ये असंतृप्त था, ये डबल बॉन्ड वाला था तो ये असंतृप्त था। इससे संतृप्त हम लोगों ने प्राप्त किया, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपका हाइड्रोजनीकरण है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लिखिए इसकी। तो इसको के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ऑयल वगैरह, जो वनस्पति घी वगैरह बनते हैं, तो वो हाइड्रोजनेशन की ही प्रक्रिया से आपके बनते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार की अभिक्रिया। दूसरा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन पर आप लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजनीकरण हो रहा है जो वो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पर उन्हीं उत्प्रेरकों की बात की गई है। ठीक है, ये उत्प्रेरक होते हैं आपके जिनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया चल रही है। चलिए, तो जो रूल्स थे उनको आप लोग, आईयूपीएससी ने बेसिकली किया क्या? जो कॉमन नेम थे ना, पहले हम लोग क्या करते थे? जिस स्रोत से जिसको प्राप्त किया, जिसने किसी कंपाउंड को बनाया, उसके नाम पर उसको नाम दे देते थे। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड्स के नाम हो गए, तो अब इतने सारे लाखों में नामों को याद करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए आईयूपीएससी ने कुछ रूल्स दिए कि इन नियमों के आधार पर आप क्या कीजिए? इन नियमों के आधार पर आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कीजिए। और उन्हीं रूल्स को हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? कार्बन की एक श्रृंखला चुन लेते थे, और उस श्रृंखला में आपका, जिसको हम जनक श्रृंखला कहते हैं यानी पेरेंट चेन कहते थे, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, या जिसको आप कहते हैं कि उच्च वरीयता का आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। उसी प्रकार से, क्योंकि छोटे छोटे कंपाउंड है तो बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बन नहीं रही है। दो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन के लिए आपका क्या आ जाता है? इथ आ जाता है। दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इथेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा? ये वाला है, CHO, जो कि कौन सा ग्रुप होता है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो उसके लिए आप अल लगा देते हैं, तो इथेनॉल हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल 1, इथेन 1 अल। ठीक है, दूसरा आपका ये कंपाउंड है, 3 इसमें कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपका क्या आ जाता है? प्रॉप आ जाता है। ओके,
और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहां से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 2 और 3 के बाद बीच में ही आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो जो पहला आएगा उसी को हम रखते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में अगर आ रहा है तो 1 से हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या बताएंगे कि 1 आपका 1 और 2 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रोप 1 आइन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी प्रकार से हमने बहुत सारे कंपाउंड का आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर किया था। नेक्स्ट है आपका, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, और कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में देखने हैं अपने, ठीक है ना, जिनमें की अभिक्रियाशीलता की बात कर रहे हैं तो मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में मेटल्स की क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, नॉन मेटल्स की क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक क्या है, जो आपके आयंस के बीच में बन रहे हैं। जब आपने क्या कहा, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में आपके कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 का होता है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के, ठीक है, और यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 7 का विन्यास होता है। तो क्लोरीन को क्या करना है, अपने 8 पूरे करने हैं, सोडियम को भी अपने 8 पूरे करने हैं, तो ये एक ही इसको दे देता है। तो अब सोडियम का विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, और इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8 का हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों ने अष्टक प्राप्त कर लिया, लेकिन अष्टक का प्राप्त किया जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने का अर्थ है कि 1 ऋणावेश बाहर गया। जब 1 ऋणावेश बाहर गया तो प्रोटॉन 1 ज्यादा हो गया, और वही सोडियम के ऊपर Na+ के रूप में आप दिखाते हैं। क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी कि 1 ऋणावेश और उसमें आया, तो अब उसके ऋणावेश में वृद्धि हो गई और वो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेन देन से इनके बीच में एक बंध बना, जिसको आप क्या कहते हैं, आयनिक बंध। आयनों के मध्य आयन बन गए ना, पहले सोडियम का परमाणु था सिंपल Na, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो धनायन बन गया है। क्लोरीन पहले परमाणु था, उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो वो ऋणायन बन गया, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब दोनों आयन के बीच में बंध बन गया है तो उसको आयनिक बंध कहा जा रहा है। और इन आयनिक बंधों के बनने के कारण जो कंपाउंड फॉर्म हुआ NaCl, उसको क्या कहा गया, आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक बंध कहा गया। और वो आयनिक बंध को तोड़ने के लिए वो बहुत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए होते। कौन, Na+ और Cl- बहुत प्रबल वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जब आप क्वथनांक की बात कर रहे हो, यानी कि उसको बॉईल करने की बात कर रहे हो, तो आप उसको हीट दे रहे हो। हीट दे करके आपको वो बॉन्ड तोड़ना है उनके बीच का। तो वो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको गैस की फ्लेम को ज्यादा करना पड़ेगा, देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया गया, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि उनके बीच में सिंपल सी बात है कि जो आयन है वो आपस में प्रबल स्थिर जो वैद्युत आकर्षण बल है उनके द्वारा जुड़े हुए हैं, और उन बंधों को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसीलिए उनका जो क्वथनांक है, कहीं पर गलनांक भी पूछा जाता है, तो वो उनके अधिक है। ओके, तो इनके धन आयनों और ऋण आयनों के मजबूत या प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है इनके मध्य, जिसके कारण इसके क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। ऑपोजिटली चार्ज का मतलब क्या, Na का पॉजिटिव था और Cl का नेगेटिव था, तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच में एक आपका बॉन्ड काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, आपको वो बंध तोड़ना है इनके बीच का, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। Therefore, ionic compound have high melting and boiling points. इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो आयनिक कंपाउंड है उनके मध्य जो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि क्वथनांक और गलनांक है, वो उच्च हो रहे हैं।
क्योंकि आयनों के मध्य में प्रबल आकर्षण बल हैं और उन प्रबल आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। सिंपल सी बात है। देखो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आयनिक कंपाउंड की बात की है कि उनका गलनांक या क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि आयनिक कंपाउंड आयनों से बने हुए हैं जो धनायन और ऋणायन हैं। उन धनायन और ऋणायनों के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या आयनिक कंपाउंड को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारणवश या इसी वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्लियर है? बोलो समझ आ गया? हैंड रेस करिए। पहले आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ये वाला जो सेशन था हमारा ये चैप्टर का, वो अच्छे से समझा होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? वहां पर हमने आयनिक कंपाउंड को बहुत स्टडी किया था डीप में, जहां पर हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं आयनिक यौगिकों को। वहीं पर हमने गलनांक और क्वथनांक की भी बात की थी। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दीजिए। देखो कुछ भी बाहर से नहीं आया, जो हमने स्टडी किया था सेशन में सारा वही है। कितने सारे कंपाउंडों की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमें इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने। जब हमें ये पता होगा तो हम वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, जहां पर हम सहसंयोजी आबंधों की बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। ओके चलिए CO2 का बना लेंगे। क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ता है और इधर से भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये है आपका। ठीक है? कार्बन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इधर भी एक ऑक्सीजन बना दीजिए, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ठीक है? बिंदु संरचना में आपके परमाणु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आप दिखाते हो। अब देख लो हर एक सर्कल में 8-8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो क्रॉस आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन में देखिए 6 उसके अपने क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है जो ब्लैक कलर के हैं, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ जो साझा किए हैं, 2-2 उन्होंने साझा किए हैं ना आपस में। डबल बॉन्डिंग का मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन साझा किए गए हैं, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, ये बोलते हैं आप लोग। तो वो हो रहा है। बीच में कार्बन को देख लो, लाल वाले जो क्रॉस हैं 4 वो उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, और जो ब्लैक वाले हैं 4 और वो उसने कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंद बना करके लिए हैं, तो उसके 8 पूरे हो गए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑक्सीजन है उसके भी देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह H2S का और C2H6 का आप लोग बना लेंगे। ठीक है? हैंड रेस करो, बना लेंगे ना? कोई डाउट है तो LMS का प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, जहां पर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाई थी, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है? H2S और C2H6 हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इथेन का मॉलिक्यूल है, जिनको आपने बनाना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, जिसमें जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयन एंड एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, और जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाएगा। तो आपने ये सारी अभिक्रियाएं देखी हैं। देखो ये वही वाला है जब मैंने कहा जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जब उसको गर्म किया जाएगा तो उससे आपका क्या हो जाएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। इस तरह से आप ये अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है? कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, 7th क्लास का क्वेश्चन है ये। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, दोनों उदासीन हो जाते हैं और बनता क्या है? लवण और जल बनता है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक उदाहरण देना है, बेसिक सा एग्जाम्पल है NaCl को बनाने की जो अभिक्रिया है, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जा रही है, तो वहां पर आपका NaCl बनता है, जो कि आपका सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट भी जिसको आप कहते हैं, साधारण नमक, और साथ में आपका क्या बन रहा है? जल बन रहा है। क्लियर है? ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। कुछ भी नहीं है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्लियर है? चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ आपको बताने। तो रेडॉक्स क्या होता है आपका? जहां पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन,
रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं जिस अभिक्रिया में, वहां पर आप कहते हो कि उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। उपचयन और अपचयन का मतलब यानी एक जगह पर ऑक्सीकरण आपका ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन हट रही है, दूसरी जगह पर हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना। तो अगर ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी एक साथ चलेंगी यानी ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, या फिर आप कहो कि ऑक्सीजन हट भी रही है हाइड्रोजन भी हट रही है, तो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही है, दैट मींस वो क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। तो MnO2 में क्या हो रहा है, MnO2 में ऑक्सीजन हट रही है तो रिड्यूस हो रही है, अपचयित हो रही है। ठीक है। वहीं पर HCl के साथ H के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो आप क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो रही है अपने में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है, अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जहां पर इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हटता है, अतः CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और H2 से ऑक्सीजन जुड़ती है, अतः H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो उपचयन का मतलब क्या है बच्चे, उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है। और अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है। या फिर इसको आप किस उसमें भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति में भी समझते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो समजातीय श्रेणी कहाँ पढ़ रहे थे आप, आपने कहा था मैम कि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, और समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी है जहां पर एक के बाद एक सतत रूप से आप क्या देखते हैं, जितने भी आपके कंपाउंड आएंगे उनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अगर मैं एल्केन सीरीज की बात करूं, एल्केन सीरीज का पहला मेंबर आपका CH4 मीथेन होता है, इसके बाद दूसरा मेंबर क्या होता है C2H6। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका C3H8। अगर इन मेंबर्स में आप डिफरेंस देखें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, वही आपका क्या है, सजातीय श्रेणी होगी। तो कार्बनिक यौगिकों को एक ही क्रियात्मक समूह वाले, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम, दैट मींस सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, समझ रहे हैं ना। सामान्यतः सबकी रासायनिक गुण जो होंगे वो समान होंगे। ये एल्केन सीरीज है, इनके रासायनिक गुण सबके लगभग समान होंगे। भौतिक गुणों में क्रम से आपको कुछ अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। वहीं पर एक ही सामान्य सूत्र से प्रकट किए जाते हैं, CnH2n+2 करके आप इसका सामान्य सूत्र ले रहे थे एल्केन का। ठीक है ना। तो उसी सामान्य सूत्र से आप इनको निकालते हैं, और ऐसे प्रत्येक समूह को सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में रखे गए निकटतम दो सदस्यों के आणविक सूत्रों में CH2 ग्रुप का अंतर देखने को मिलता है। देखो, अगर ये मीथेन है पहले वाला आपका, इस मीथेन और इस ईथेन के बीच में अंतर क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। समझ रहे हो ना। एक CH2 यूनिट बोल रहे हैं आप, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। अगर इस ईथेन और इस प्रोपेन में देखें हम लोग, तो इनमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर पाया जाएगा। अगर आप प्रोपेन के बाद ब्यूटेन देखेंगे, C4H10 जो आपका आएगा, तो उसमें भी और प्रोपेन में भी आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिलेगा। तो ये तो एक श्रेणी है एल्केन वाली। इसके अलावा अल्कोहल का ले लो, एल्कोहल की श्रेणी है अगर, तो क्या होता है, पहला एल्कोहल CH3OH, दूसरा आएगा CH3CH2OH, तीसरा CH3CH2CH2OH। तो अब देखो, पहले और दूसरे के बीच में देखो अंतर क्या है, बीच में सिर्फ एक CH2 आ रहा है सेकंड वाले में, जो इथेनॉल है आपका। उसके बाद इथेनॉल और प्रोपेनॉल में देखो, इसमें और इसमें देखो एक CH2 का अंतर आ रहा है। तो यही होता है सजातीय श्रेणी क्या है, जिनके सभी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो समान है,
समान फंक्शनल ग्रुप और जिनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स आते हैं, एक के बाद दूसरा जो सदस्य आएगा, उन दोनों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी एक कार्बन और एक 2 हाइड्रोजन आपके एक्स्ट्रा होंगे। यही आपकी सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन है आपका। इसी में आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। तो जो किसी कंपाउंड के या किसी अणु के ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, यानी रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसी को क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे आप कहते हैं, OH जो आपका है। चलिए, तो ये आपका 2023 का प्रश्न पत्र था पूरा। ओके, तो आज के सेशन में हमने 2023 के प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस आए थे आपके केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, वो सॉल्व किए हैं। और अभी अगर आगे आपके एग्जाम से पहले कुछ और सेशंस होंगे, कुछ क्लासेस होंगी, तो उनमें हम एक बार फिर से अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, बोलो आज का सेशन समझ में आया सभी को? हैंड रेज करिए समझ में आया तो। ठीक है, वेरी गुड। और पढ़ाई ऐसे ही करते रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। जो भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने टीचर से पूछते रहेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।